आज हमारे उड़ान बैच का 5वां लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो इसको समझें तो वो किस तरीके से हम इसे ज्ञात कर पाएंगे। देखो, ये हमारे पास कोई एक वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पे कोई अनंत पर एक द्विध्रुव रखा हुआ है, -q आवेश और +q आवेश, ठीक है ना। और इसके बीच की दूरी कितनी 2l है और इसका द्विध्रुव आगुण p है। तो देखो, अब जो ऊर्जा होती है वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वो ना अनंत पर रखे द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जितना हमें कार्य करना पड़ता है, उस कार्य के बराबर होती है वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब देखो, ये कौन सा पॉइंट था हमारा, अनंत। अब इसे अनंत से उठा के लेके आए और यहाँ पे रख दिया। कहाँ पे रख दिया? वैद्युत क्षेत्र के अंदर। -q आवेश +q आवेश, और ये इसके बीच की दूरी 2l है और इसका द्विध्रुव आगुण p है। अब ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, इसकी परिभाषा हो गई कि हमें अनंत से वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। अब इसमें देखो, ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, E है। अब इसके लाने के लिए कुछ बातें हैं, हमें बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब अब भी हम इसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे तो उसमें ना इस वैद्युत ध्रुव आगुण की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समान होनी चाहिए। ये बात क्लियर है? तो देखो, इसमें लिखोगे क्या कि वैद्युत ध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में इस प्रकार लाएं कि वैद्युत ध्रुव आगुण की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर हो। तब इसको लाने में किया गया कार्य क्या है, W है। W, तो W बराबर क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी, बल इंटू दूरी। अब देखो, बल कितना होगा, अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, माइनस से प्लस की ओर वैद्युत क्षेत्र की तरफ, लेकिन जो बल लगेगा वो पीछे की तरफ, क्योंकि +q आवेश का बल लगेगा वो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, समान सीधा का सीधा। और जो -q आवेश के बाद बल लगेगा, बल क्या होगा, F = q × E, वो लगेगा -q आवेश के कारण पीछे की ओर, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, माइनस की, तो -QE × डिस्टेंस होगी 2l। तो q × 2l होता है p, यानी -PE। ये इतना हमें कार्य करना पड़ेगा, कब, जब इसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आओगे अनंत से। तो मान लीजिए इसमें इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U0 है, वो -PE के बराबर है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको ना वैद्युत क्षेत्र के अंदर घुमाना है हमें, वैद्युत क्षेत्र के अंदर घुमाना। तो घुमाने में किया गया जो कार्य होता है, यहाँ पर लिखोगे वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य कितना होगा, वो होता है W बराबर PE 1 - cos थीटा के बराबर, PE 1 - cos थीटा के बराबर। लेकिन अब हमें चाहिए तो स्थितिज ऊर्जा थी, लेकिन ये कब की है, कि जब अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर इसको ला रहे थे। अब इसको थीटा कोण पर घुमाएंगे। मान लो ये हमारा एक वैद्युत ध्रुव है, इसको वैद्युत क्षेत्र में घुमाना है, ऐसे करके इस तरीके से घूमेगा। तो इसको घुमाने में कितना हमें कार्य, तब उसकी स्थिति ज्ञात करनी है। तो घुमाने में उसकी स्थिति U θ बराबर U0 + W। U0 क्या होगा, इसको यहाँ से ज़्यादा लाने में कितनी स्थिति ऊर्जा थी, वो U0 है। इसको घुमाने में किया गया कार्य W है। तो U0 की वैल्यू होगी -PE + PE 1 - cos थीटा। अब -PE + PE - PE cos थीटा, तो PE से PE कैंसिल हो गया,
तो यू थीटा इज इक्वल टू माइनस के पी ई कॉस थीटा। तो ये निकल के आती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। कब? जब वैद्युत ध्रुव में, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जब उसे थीटा कोण पर घुमाया जाता है। लेकिन इसकी भी ये जो कंडीशंस है ना, अगर ये थीटा की वैल्यू 0 यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर वैद्युत ध्रुव को रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत ध्रुव को रखा गया है, तो इस कंडीशन में से बोलते हैं स्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है यू थीटा इज इक्वल टू, थीटा की जगह पे 0 डिग्री दो, माइनस के पी ई। तो ये होगी कब? जब स्थायी संतुलन होगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो ये फर्स्ट केस है, ये वाला सेकंड केस है। या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा होती है द्विध्रुव की वो हो जाएगी 0। यहाँ पे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो हो जाएगी 0। तीसरी कंडीशन है, अगर हम इसे उल्टी डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रख दें, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रख दें, तो यहाँ पर रखोगे 180, कॉस 180 का मान -1, तो ये यू थीटा जो होगा वो हो जाएगा प्लस के पी ई के बराबर। ये कब? जब वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन के तो इस तरफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो यू थीटा हो जाएगा पी ई, ये तो वही है। अब इसकी जो होती है वो होती है अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन की अवस्था में होगा ये किस अवस्था में होगा? अस्थायी संतुलन की अवस्था में होगा। ये बात क्लियर होगी आपको। सबसे पहले क्या था कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, यहाँ पे कोई इनफाइनाइट पर, यहाँ पर इनफाइनाइट पर कोई एक द्विध्रुव रखा हुआ है, उसको वैद्युत क्षेत्र में लाए, तो जो लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही हमारी कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। जितना कार्य करना पड़ा, कितना बल कितना लगा, कितनी दूरी तय की उसने, तो ये हो गया हमारी यू नॉट, इसकी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। अब यहाँ पर रख दिया, अब इसको घुमाने का कार्य कितना, थीटा डिग्री पर घुमा दो, उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वो होगा W इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। तो ये हो गया। अब टोटल जब थीटा को घुमा दिया तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, उसकी प्रारंभिक ऊर्जा प्लस थीटा डिग्री घुमाने पर उसकी कितना कार्य करना पड़ा उसको, तो यू थीटा कितना आया, माइनस के पी ई कॉस थीटा। ये तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। पहली क्या है, अगर ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने का प्रयास कर रहा है, तो थीटा 0 डिग्री होगा और इसकी कंडीशन होगी स्थायी संतुलन अवस्था, इसे बोलते हैं स्थायी संतुलन। तो यहाँ पे क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा माइनस के पी ई के बराबर होगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखोगे तो इसकी स्थिति ऊर्जा होगी 0, यहाँ पे इस पर कोई ऊर्जा होगी नहीं, इस पर 90 डिग्री रख देंगे तो, ठीक है ना, तो वो यू थीटा कितने 0 हो जाएगी। या ऐसे कह सकते हैं यू की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 0, यू इज इक्वल टू 0। ये बात क्लियर है। थर्ड पॉइंट है कि थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री रखें, थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री रखते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस तरफ है और वैद्युत ध्रुव इस तरफ चलने की कोशिश कर रहा है, इस तरफ पीछे की तरफ, तो वहाँ पे क्या होगा 180, और कॉस 180 की वैल्यू तो -1, ये माइनस से प्लस का हो जाएगा, यू थीटा इक्वल टू पी ई। यानी इस कंडीशन को हम कहेंगे अस्थायी संतुलन। क्या कहेंगे, अस्थायी संतुलन। ये अस्थायी संतुलन की अवस्था होगी कब, जब वो उल्टी डायरेक्शन में, वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और ध्रुव इस तरफ घूमे। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पदार्थ। अब पदार्थ क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पदार्थ। पदार्थ, मैटर। अब मैटर क्या होता है, वैसे वैद्युत के आधार पर मैटर को हम 2 भागों में बांटते हैं, पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 है चालक, नंबर 2 है अचालक। अचालक बोल दो, कुछ चालक बोल दो, तीसरा विद्युत रोधी भी बोल सकते हो उसे, विद्युत रोधी, या इसे एक और नाम से जानते हैं वो है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ।
और देखो चालक को क्या बोलते हैं, कंडक्टर, कंडक्टर, अचालक को इंसुलेटर, और परावैद्युत पदार्थ को डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे चालक क्या होता है। चालक वह होता है जिसमें धारा का प्रवाह अगर अच्छे से हो, ऐसे बोल सकते हैं कि धारा का प्रभाव अच्छे से हो, या किसी चालक में, ये मान लो चालक है, इसमें मैंने बाहर से अलग विद्युत धारा प्रदान कर दी, यानी इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र दे दिया, इसको बाहर से अलग से एक और फील्ड लगा दिया, ऐसे वैद्युत क्षेत्र लगाने के लिए दे दिया, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो आवेश होंगे इसमें वो बहुत तेज गति से चलने लगेंगे, होगा ना। अभी ऐसे भी कह सकते हैं कि वह जिसमें धारा आसानी से प्रभावित हो सके वो चालक होता है। दूसरी बात, जिसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र, जिसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर उसमें आवेशों की गति तेज हो जाए, उसे भी चालक कहते हैं। अचालक क्या होते हैं, उनमें जो सामान्य अवस्था में, वे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में धारा प्रभावित न हो, उन्हें अचालक, कुचालक, विद्युतरोधी, परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, अब तक पदार्थ बनता कैसे है। जो पदार्थ है, पदार्थ तो वैसे बनता है कि एक नाभिक है, न्यूक्लियर, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इसमें प्रोटॉन भी होते हैं, और इसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं। अब इसकी अलग अलग इसमें ऑर्बिट होती हैं, अलग अलग इसकी चारों बहुत कक्षाएं होती हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब इन कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इन कक्षाओं में होते हैं इलेक्ट्रॉन। देखो इन कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, देखो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं, इस तरीके से। ये इसकी अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। देखो इस तरीके से। तो इसमें अब दो परिभाषाएं इसकी मैं बताऊंगा मैं आपको, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक बद्ध इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से। अब देखो पदार्थ में दो चीज़ें बताऊंगा आपको, एक तो बताऊंगा आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, दूसरे बद्ध इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंड इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, देखो जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं आपको, जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं वे इलेक्ट्रॉन, देखो जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दूर होते हैं और फ्री होकर मुक्त रूप से वे इलेक्ट्रॉन जो मुक्त रूप से चालक में, पूरे पदार्थ में या पूरे चालक में मुक्त होकर घूमते हैं, उन्हें हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश। इसे मुक्त आवेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, मुक्त आवेश और फ्री चार्ज। ठीक है ना, मुक्त आवेश कह दो या मुक्त इलेक्ट्रॉन कह दो, तो क्या कहोगे, वे इलेक्ट्रॉन जो पूरे धातु में या पूरे चालक में मुक्त रूप से घूमते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि एक स्थान से, एक धातु से दूसरी धातु पर ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन अब बाउंड इलेक्ट्रॉन या बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो धातु से कभी अलग नहीं होते। देखो क्यों नहीं होते, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे वो धातु से कभी अलग होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल
बहुत ज़्यादा होता है, और इनमें जो बाहर ब्लू कलर में दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो उनमें आकर्षण बल बहुत कम होता है। किसका? नाभिक के साथ। नाभिक के साथ जिनका आकर्षण बल बहुत कम होता है उन्हें कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। वो अपने पूरे धातु में, ये पूरा पदार्थ है या धातु है, उसमें घूमते रहते हैं और वो दूसरे स्थान पर ट्रांसफर भी हो जाते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो अपनी धातु को छोड़कर कहीं बाहर ना जाएं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि इनके पास नाभिक का बहुत ही ज़्यादा आकर्षण बल होता है, इसीलिए ये धातु को छोड़ के कभी जाते नहीं है। तो बद्ध इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी क्लियर हो गया ना। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है परावैद्युत का ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये क्या होता है? पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी कि जो हमारे पास परावैद्युत पदार्थ होते हैं, परावैद्युत पदार्थ क्या होते थे? जो अचालक पदार्थ होते थे, जिनमें धारा आसानी से प्रभावित ना हो। तो देखो उनमें क्या होगा, अगर उन्हें हम वैद्युत क्षेत्र में लगाएंगे, जो अचालक पदार्थ होते हैं या परावैद्युत पदार्थ होते हैं, उन्हें अगर हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो उनमें कुछ ना कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। तो उससे होने वाली क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थों को लाने में उसके अंदर होने वाली क्रियाओं को हम परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। सेकंड है हमारा, अब होता है संधारित्र। कैपेसिटर। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र होता है कि एक ऐसा समायोजन होता है, यानी कोई ऐसी एक बात आपने देखी होगी कि अगर हम पंखा विदाउट कंडेंसर के चलाएं तो वो बहुत आराम से चलता है, जबकि पंखे का आकार सब समान रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता कि छोटा या बड़ा किया हो, कुछ नहीं होता। अब उसमें जैसे ही कंडेंसर लगाया तो वो पंखे की स्पीड को बढ़ा देता है। यानी संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जो किसी भी अन्य युक्ति में उसके बिना आकार में परिवर्तन किए उसमें आवेशों के प्रवाह की मात्रा को बढ़ा देता है, वो संधारित्र कहलाता है। जैसे ही पंखे में हमने कंडेंसर जोड़ दिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो किया, उसमें वैद्युत क्षेत्र उसमें लगाया, तो उसके बाद पंखे की गति बढ़ गई, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें और तेज़ी से जाने लगे। ये बात क्लियर है? तो क्या कहोगे कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु के आकार में बिना परिवर्तन किए उसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो बहुत तेज़ी से किया जा सकता है, वो संधारित्र कहलाता है। नेक्स्ट है संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र की धारिता। अब संधारित्र की धारिता क्या होती है? और संधारित्र हमारा जो बनता है वो कुछ इस तरीके से होता है, देखोगे तो उसे अलग से दिखेगा। ये दो प्लेटें होती हैं, उसमें कुछ इस तरीके से इन दोनों प्लेटों पर आवेश होता है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ विभवांतर होता है। तो इसी से पता चलता है इन संधारित्र की जो धारिता होती है उसमें उपस्थित आवेश तथा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। C = Q/V। इससे बोलते हैं संधारित्र की धारिता। क्या कि इस जो प्लेटें हैं, संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित आवेश तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर के अनुपात को हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसका मात्रक फैराड होता है या फिर कूलम प्रति वोल्ट भी होता है, ठीक है ना, कूलम प्रति वोल्ट होता है। इसकी विमा निकालोगे तो इसकी 80 होती है आवेश की विमा, और विभव की विमा होती है mL2T - 3 A - 1।
अब इन सभी को ऊपर लेके जाओगे तो ये विभव बन के आएगी m-1 L-2 T4A2। ये होती है संधारित्र की धारिता की विमा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र की धारिता की निर्भरता। क्या है? संधारित्र की धारिता की निर्भरता। संधारित्र की धारिता की निर्भरता। डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है ना। अब देखो संधारित्र की धारिता 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। नंबर पहला है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। प्लेटों के क्षेत्रफल पर। नंबर दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी पर। प्लेटों के बीच की दूरी पर। और नंबर 3 होता है प्लेटों के बीच में जो परावर्तित पदार्थ होता है, प्लेटों के बीच में होता है ना, जैसे संधारित्र की धारिता होती थी कि ये एक प्लेट है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है, इनके बीच विभवांतर भी बताया था, और इन प्लेटों के बीच की दूरी d है, और इनके बीच में कौन सा पदार्थ भरा हुआ है, परावर्तित पदार्थ भरा हुआ है ना, इनके बीच में लिक्विड टाइप का परावर्तित पदार्थ होता है उनके बीच में। या फिर ऐसे कह सकते हैं प्लेटों के बीच के माध्यम पर, जो भी माध्यम होगा उसमें हवा भरी है, पानी भरा हुआ है, कौन सा लिक्विड भरा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग पदार्थों के बीच के माध्यम पर, इनके बीच में लिक्विड भरा हुआ है, कौन सा परावैद्युत है, उसका कितना परावैद्युतांक है, उन पर निर्भर करेगा। तो पता पड़ गया संधारित्र की धारिता 3 बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1 उसके क्षेत्रफल पर, नंबर 2 उन दोनों की प्लेटों के बीच की दूरी के, नंबर 3 प्लेटों के माध्यम के बीच, माध्यम कैसा भरा हुआ प्लेटों के बीच में, उस पर निर्भर करती है। ये बात क्लियर हो गई। चलो अब देखेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। नेक्स्ट है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। संधारित्रों का संयोजन 2 तरीके से किया जाता है। कौन कौन से? नंबर पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है ना, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन और फिर है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि देखो संधारित्र जो होते हैं उनको डिनोट करने का सिंबल होता है ये 2 समांतर रेखाएं। तो देखो मान लिया कि मैंने n संधारित्र या 3 संधारित्र ले लिए। 3 संधारित्र कैसे क्रम में जोड़े हैं? श्रेणी क्रम में। और इनके बीच में यहाँ पे कोई एक बैटरी लगा दी, यहाँ पे कोई एक कुंजी लगा दी, इस तरीके से। मान लिया कि इनकी धारिता C1, C2 और C3 है। इनका विभव V1, V2 और V3 है, और इसमें से कोई आवेश जा रहा है Q। ठीक है ना। देखो ये संधारित्र है 3, इसमें लिखो गया माना 3 संधारित्र, C1, C2, C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इन पर विभव क्रमशः V1, V2, V3 है। तब इनका तुल्य धारिता है इनकी। ठीक है। और याद रखना 2 चीज़ों को आप विशेष याद रखना, इसमें भूल जाते हैं
कि श्रेणी क्रम में तो हमेशा आवेश का मान समान रहेगा, श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान रहता है और समांतर क्रम में विभव का मान समान रहता है। देखो इसका डेरिवेशन, अब इसका डेरिवेशन देखेंगे। इसमें लिखना तो आपको पता है कि माना 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनकी धारिता क्रम से C1 C2 C3 है और इन पर विभव V1 V2 V3 है और श्रेणी क्रम में, थोड़ा स्पीड से हो गया, चलो स्लो ले लो। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिता, माना 3 संधारित्र जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनकी धारिता C1 C2 C3 है तथा इन पर विभव क्रमशः V1 V2 V3 है। श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान रहता है, तब इस पर जो विभव होगा तब पहले वाला विभव होगा V1। V1 की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि V बराबर होता है Q/C। तो आवेश तो समान है हर एक के पास, तो Q/ धारिता कितनी होगी C1। V2 की वैल्यू निकालोगे तो Q/C2 और V3 की वैल्यू Q/C3। ठीक है, अब निकालेंगे कुल विभव। कुल विभव, कुल विभव कितना हुआ V = V1 + V2 + V3। V की वैल्यू Q/C ये रखी हुई है, V1 की वैल्यू रखो, V2 की वैल्यू रखो और V3 की वैल्यू रखो। तो Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। ऊपर से Q कॉमन ले लोगे तो Q/C = Q कॉमन ले लिया, बचा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। Q से ये Q कैंसिल हो गया तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो ये होती है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों तो संधारित्रों का संयोजन। इस तरीके से श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे। तो नंबर 2 देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, देखो इस तरीके से संधारित्रों को जोड़ना होगा। एक संधारित्र ये हो गया, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र। हमारे 3 संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 C3 हैं। इन पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 है तथा इन पर विभव समान होगा, तथा इन पर विभव क्या होगा, समान, V और V। ये बात क्लियर है। तो इन पर विभव कैसा होगा, समान होगा। तब इन पर आवेश निकालेंगे। Q1 कितना होगा, Q1 = तो CV, Q1 = C1V, क्योंकि विभव समान है, विभव डिफरेंट नहीं है। Q2 = C2V और Q3 = C3V। तो Q = Q1 + Q2 + Q3। ये हो गया कुल आवेश। आवेश की वैल्यू Q = CV, C1V + C2V + C3V। अब C कॉमन ले लेंगे तो होगा V कॉमन ले लिया तो C1 + C2 + C3। V से V कैंसिल, C = C1 + C2 + C3। ये होगी इसकी कुल धारिता। कौन से क्रम में, समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखो नेक्स्ट है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बनाएंगे कैसे, देखो ये 2 समांतर प्लेटें हैं, ठीक है ना। इन्हें पर एक पर -Q आवेश है, दूसरी पर +Q आवेश है और इनका क्षेत्रफल A है, ठीक है ना। इनके बीच में निर्वात है और इनके बीच की दूरी कितनी है, D है और इनका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो माना 2 समांतर प्लेट जिन पर विपरीत आवेश तथा इनके बीच की दूरी D है, इन प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है ना। ये बात लिखोगे। इनके बीच में निर्वात भरा हुआ है। तब इन प्लेटों के बीच किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = प्लेट की तीव्रता क्या थी, σ/ε0 और सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A, यानी Q/A∈0। ये क्या हो गया, इन प्लेटों के बीच में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव
के बीच संबंध, तो V इज इक्वल टू होता है, सॉरी V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी। अब V विभव निकालेंगे, V बराबर E की वैल्यू क्या है, क्यू डी अपॉन ए अपसाइलन नॉट। अब संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपॉन V। अब यहाँ से V की वैल्यू उठाओ और इसमें लगा दो, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन डी अपॉन ए अपसाइलन नॉट। डी से ये डी सॉरी डी से नहीं, Q से ये Q कैंसिल होगा, Q से ये Q कैंसिल होगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू आएगा A अपसाइलन नॉट अपॉन डी। तो ये कब आई है, जब इन प्लेटों के बीच में निर्वात भरा हुआ है। अब इनके बीच में मान लो कोई परावैद्युतांक भर दिया, इनके बीच में कोई परावैद्युतांक भर दिया, तो इसमें बताया था मैंने आपको कि धारिता की निर्भरता, संधारित्र की धारिता की निर्भरता। तो बताया था पहला कि क्षेत्रफल की वो कैसी होती है, समानुपाती, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। दूसरी उसकी बीच की दूरी पर निर्भर करती है। तीसरी उस प्लेटों के बीच के माध्यम पर, माध्यम में क्या भरा हुआ है, निर्वात है, तो निर्वात में के की वैल्यू होती है 1, निर्वात ये होता है उसकी वैल्यू होती है 1, तो जो परावैद्युतांक होता है उसका मान होता है के। परावैद्युतांक को हम के से व्यक्त करते हैं और के की वैल्यू इसमें किस तरीके भरा हुआ है वो निकालेंगे, तो वो उसके समानुपाती होती है। तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा के ए अपसाइलन नॉट अपॉन डी। तो ये बन के आता है हमारा। तो ये कब के लिए, ये है निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए, और ये है मीडियम यानी माध्यम के लिए। ये बात क्लियर हो गई। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की बातें क्लियर होगी। देखो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी संधारित्र में स्थिति ऊर्जा। संधारित्र में स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। तो इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है कि ए मान लो कोई चालक है, इस चालक को हमने आवेशित किया, तो आवेशित करने में हमें कितना कार्य करना पड़ा, उस कार्य को ही हम कहते हैं इस आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। ये बात क्लियर हो गई। देखो यानी किसी भी एक चालक तार है, इसको आवेशित करने में, इस चालक तार को आवेशित करने में हमें जितना कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को ही हम कहते हैं इसकी, उस चालक की स्थिति ऊर्जा। अब मान लो कोई एक संधारित्र है, कोई क्या एक संधारित्र है, इसी को आवेशित किया, इस पर Q आवेश है, इस पर प्लस Q होता है, प्लस Q या माइनस Q कोई सा भी ले लो, प्लस Q मान लिया, इस पर माइनस Q मान लिया। इनके बीच की दूरी क्या है, D है, इसका विभव क्या है, V है। ये मान लिया कि इसका स्टार्टिंग का जो विभव था, प्रारंभ में इसका विभव क्या मान लिया हमने कि प्रारंभ में विभव 0 है, प्रारंभ में विभव क्या है 0 है, और अंतिम विभव कितना हो जाता है, V वोल्ट तक आवेशित हो जाता है। अंतिम विभव V वोल्ट तक आवेशित हो जाता है। यानी ये एक चालक है, इसमें इस पर आवेश कितना था, Q आवेश था, और प्रारंभ में इसका विभव कितना था 0, और इसने हमें इतना आवेशित कर दिया कि इसका विभव अंतिम जाके V हो गया। तो इसका औसत विभव कितना होगा, औसत विभव, औसत विभव होता है प्रारंभिक प्लस अंतिम, यानी कि प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव, यानी इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल पोटेंशियल ये हो गया और फाइनल पोटेंशियल ये आ गया, और यहाँ से एवरेज पोटेंशियल निकल के आएगा। वो कितना आएगा 0 प्लस V, और अपॉन में कितना आता है इसके 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा V अपॉन 2। ये आ गया हमारा औसत विभव। ये कितना आ गया, औसत विभव। अब देखो इसमें जो कार्य करना पड़ेगा वही तो ऊर्जा थी, किसको हमने इतना आवेशित कर दिया, और इसको आवेशित करने में हमें कितना कार्य करना पड़ा। वो कार्य क्या होता है, V इंटू क्यू, या विभव इंटू आवेश, विभव इंटू आवेश। अब विभव कितना हुआ है V/2, आवेश कितना था इस पर Q, तो यही होती है इसकी ऊर्जा, U बराबर 1/2 QV। अब इसमें से और भी मान निकाल सकते हो। Q बराबर क्या होता है CV, Q बराबर होता है CV, U इज इक्वल टू 1/2 CV डॉट V, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वेयर। एक ये भी इसका फॉर्मूला होता है, या B बराबर लगा दो Q अपॉन C। ये कब हुआ है, जब C बराबर, यहाँ पे कब हुआ था ये, Q बराबर CV पुट किया। और दूसरी बात, अगर तुम V बराबर Q अपॉन C पुट करोगे तो U इज इक्वल टू हाफ Q, और V की जगह पे Q अपॉन C, तो ये हो जाएगा U स्क्वेयर, U इज इक्वल टू 1/2
क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये इसकी धारता होती है। ये बात क्लियर हो गई? चलो।